राहुल गांधी उत्तराखंड पर 2 दिन के प्रवास के लिए आ रहे थे, लेकिन इसी बीच मौसम की खराबी के चलते उनका ये दौरा स्थगित हो गया। लेकिन राहुल गांधी जाते जाते कह गए कि दोबारा जरूर आऊंगा, अभी मुद्दे बाकी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं क्वेश्चन आवर और मैं हूं आपके साथ निशि भाटिया। उत्तराखंड में यूसीसी हो, नकल विरोधी कानून हो या फिर धर्मांतरण जैसे बड़े कानून, बेरोजगारी, पलायन और रोजगार से जुड़े तमाम विषय, यूसीसी के साथ ही साथ अब युवाओं के रोजगार से जुड़े भी बड़े सवाल कांग्रेस के पास हैं। अंकिता भट्टनारी हत्याकांड, कानून सुरक्षा को लेकर एक बड़ा मुद्दा। इस वक्त कांग्रेस लगातार धरातल पर इन मुद्दों के जरिए सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल के बैठी है। लेकिन दूसरी तरफ राहुल गांधी, यानी कि राहुल गांधी जब 2 दिन के अपने दौरे पर उत्तराखंड आने वाले थे, लेकिन मौसम की खराबी के चलते उनका ये 2 दिन का दौरा स्थगित हो गया। और 2 दिन के दौरे स्थगित होने के बाद वो एक शब्द कहकर गए कि आऊंगा तो जरूर, और इन सभी मुद्दों को भुनाया जाएगा, क्योंकि बहुत लंबी बातचीत है। जनता के मुद्दे को उठाना जरूरी है और इस बार जनता का समर्थन पता है कि कहां है। तो बीजेपी सरकार पर अब राहुल गांधी बरसे हैं और इसी बीच उन्होंने तीखी प्रतिक्रिया दी है। और आखिरकार उन्होंने जिन मुद्दों को साधने की कोशिश की है, आखिरकार एक चुनावी मंच भी वर्चुअली संबोधित करते हुए उन्होंने सजा दिया है। लेकिन इसके जरिए बीजेपी की ओर से जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, उसके जरिए क्या कुछ समझा जाए, इस पर आज खास चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास पैनलिस्ट जुड़ चुके हैं, सीधे आपकी मुलाकात कराती हूँ। हमारे साथ अनुपंत, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, इस वक्त सीधे स्टूडियो से जुड़ चुके हैं। आशीष सैनी, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, वर्चुअली हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। नेहा उनियाल है, यूकेटी पार्टी की प्रवक्ता, वो भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। हरीश मैकुरी, वरिष्ठ पत्रकार हैं, फोन लाइन के जरिए वो भी इस वक्त हमारे साथ वर्चुअली जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत तो स्वागत करूंगी सभी पैनलिस्ट का। चर्चा की शुरुआत करते हैं। आशीष जी, सबसे पहले चर्चा की शुरुआत आपसे करती हूँ। जानना चाहूंगी, राहुल गांधी का दौरा स्थगित हो चुका है, आखिरकार फिर भी उन्होंने वर्चुअली बैठक को संबोधित करा। जहां जहां उन्हें जाना था उन्होंने तब भी कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन अग्निपथ योजना को लेकर जो सवाल उठाए, क्या लगता है सैन्य कार्यक्रम से एक राजनीतिक मंच तैयार हो गया? देखिए, उत्तराखंड राज्य में अगर राजनीति की बात हो और सेना की और सेना के पूर्व रिटायर्ड अधिकारियों की बात ना हो तो वो राजनीति अधूरी है। उत्तराखंड राज्य में बहुत सारे लोग हैं जो भारत की सेना में अपनी सेवाएं देते रहे हैं, लेकिन उस सेवाओं के बदले उनको सम्मान भी मिलता था और देश में उनका जो चेहरा हमेशा गर्व से ऊंचा रहा है, क्योंकि वो सेना के लोग थे। आज उस सेना को बदलकर अग्निवीर कर दिया गया। कांग्रेस पार्टी इसमें किसी भी आरोप प्रत्यारोप में नहीं जा रही है। उसका साफ कहना है, राहुल गांधी जी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि अग्निवीर योजना को कांग्रेस पार्टी खत्म कर देगी और पहले की तरह जो सामान्य भर्ती प्रक्रिया थी उसी को लागू किया जाएगा। इसमें हमारी कोई लाग लपेट या दो राय है ही नहीं। बिल्कुल सिंगल लाइन एजेंडा है कि अग्निवीर हम खत्म करेंगे, क्योंकि अग्निवीर सेना के भी विरोध में है और देश की सुरक्षा को का जो समझौते की प्रक्रिया है उसमें आ रहा है। दूसरा, आप देख रहे हैं कि उन्होंने कहा अमेरिका के बारे में बात की। हम अक्सर भारत में जब सेना की बात करते हैं तो देश के दुश्मनों की बात करते हैं। देश के दुश्मन केवल बॉर्डर से नहीं आ रहे, वो देश के दुश्मन आर्थिक व्यवस्था पर चोट पहुंचाकर भारत को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें आज अमेरिका का उन्होंने स्पष्ट तौर पर जिक्र किया कि अमेरिका के राष्ट्रपति, जिनका प्रधानमंत्री दोस्ती का दावा करते थे, वो आज वो दोस्ती के दावे के बजाय आज वो प्रधानमंत्री की दोस्ती की आड़ में देश की अर्थव्यवस्था को चूसने का काम कर रहे हैं। अगर देश की अर्थव्यवस्था कमजोर होगी, देश की सेना कमजोर होगी, तो निश्चित रूप से देश कमजोर होगा। ये बिल्कुल 2 लाइन का संदेश राहुल जी ने दिया है और उत्तराखंड की जनता इस पर बिल्कुल अपना निर्णय देगी। ठीक है अनुपम जी, अब मैं आपसे जानना चाहूंगी, देखिए राहुल गांधी ने साफ इस योजना के जरिए सेना, युवाओं और उनके हितों के खिलाफ बोला है। आखिरकार सरकार आज भी ये चीज मानती है कि ये योजना बिल्कुल युवाओं के हितों को ध्यान में रखकर तैयार की गई है? जी बिल्कुल। देखिए क्या है ना, राहुल गांधी जी जब यहाँ पर बोलते हैं तो उनको एक कागज़ का टुकड़ा पकड़ा दिया जाता है और ये उसी के तहत वो बोलते हैं। तो अच्छी बात भी है, शायद उसके ऊपर कुछ प्रिपरेशंस होंगी। और एक जो आज की डेट में ये भी बोला जा रहा है कि भाई लोग जो पौड़ी में, बड़ी पौड़ी में और इधर हर जगह पर क्या है, काफ़ी सारे लोग जमा किए गए थे कि राहुल गांधी का इंतज़ार करेंगे, और राहुल गांधी मौसम की खराबी की वजह से नहीं आ पाए। तो मैं उसे भी कुछ बुरा नहीं मानता। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के तहत अपना जो वचन था वो उन्होंने निभाया
ये भी ठीक बात है, परंतु जो उन्होंने बातें कही उसके ऊपर हम थोड़ा सा विश्लेषण कर लेते हैं। जैसे कि ये बोल रहे हैं कि कांग्रेस के समय में बड़ी इज्जत मिलती थी, हथियार नहीं मिलते थे, सेफ्टी प्रोसीजर्स नहीं थे। ठीक है, हम लोग कितने सालों तक आगे आने वाले बैटल ग्राउंड्स के लिए, बैटल फील्ड्स के लिए हम लोग इंतजार करते रहे। भाई हमारे सैनिकों को आप बॉर्डर पे छोड़ देते थे, कहते थे हथियार मत चलाना, घर में डेड बॉडीज आती थी, रोने के लिए लोग होते थे, ये इज्जत थी, ऐसे आर्मी नहीं चलती। इसीलिए इसी सम्मान की जो ये बात कर रहे हैं, जब राहुल गांधी जी बात करते हैं, तो जितने भी वहाँ पे फौज के जो पुराने लोग हैं, ये जब लोग बैठे थे वो इन चीज़ों का आकलन कर रहे हैं। एक बात मैं इसमें आपके माध्यम से और कहना चाहूँगा, जो महेंद्र भट्ट जी ने, जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने एक चीज़ जो बोली, मैं उनसे भी जाके इस चीज़ की रिक्वेस्ट करूंगा कि वो जो उन्होंने ये बोला कि राहुल गांधी जब यहाँ पर आते हैं उससे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं कहता हूँ बहुत फ़र्क पड़ता है। जैसे ही राहुल गांधी जी यहाँ पे आते हैं, लोगों को अपने जख्म याद आते हैं कांग्रेस के पुराने, और उसकी वजह से भाजपा को हमेशा से मदद मिली है, और आज भी उन लोगों को ये चीज़ें समझ में आई हैं कि इन लोगों ने हमारे लिए क्या किया। अब देखिए, इन्होंने बात करी कि भाई अमेरिका के साथ में जाके किसानों का अधिकार छीन लिया, ये कहा ना इन्होंने। भाई ये बताना कैसे भूल गए वो कि भाई किन किन चीज़ों के ऊपर में बात हुई। एनिमल फीड्स के ऊपर में बात हुई, जो कि अमेरिका यहाँ पर भेजेगा। एनिमल फीड्स पे हुई, ट्री नट्स पे हुई, सोयाबीन ऑयल्स पे हुई। आपको मालूम है कि कांग्रेस के टाइम पे, जिस टाइम पे मनमोहन जी की सरकार थी, उस समय में किन किन चीज़ों के इंपोर्ट के बारे में बात हो गई थी, किन किन वेस्ट्स के बारे में बात हो गई थी। हम लोगों ने अपने जो खेत खलियान है, सोयाबीन के ऊपर में जो बात हुई थी, सोयाबीन का जो पूरा नेक्सस था कि भाई आप बाकी की प्लांटेशन नहीं करेंगे, आप सिर्फ सोयाबीन के ऊपर में कार्य करेंगे, ये किस वजह से आया था। कांग्रेस वो सारी चीज़ें कैसे भूल सकती है। और मैं बल्कि हमारे ऊपर भी कई जगह पे आरोप लगते रहे। एक पुराने व्यक्ति थे, एक पूरे नेशनलिस्ट भी बोलूंगा और सोशल सेगमेंट में काम करने वाले व्यक्ति थे, वो भाजपा के अगेंस्ट बोलते रहे, कांग्रेस के अगेंस्ट में भी बोलते रहे। लेकिन ये जो एग्रीकल्चरल इम्पिडेंस की जो बात कहें, तो वो राजीव दीक्षित एक व्यक्ति थे, उन्होंने उनके पूरे के पूरे सेमिनार थे, उनको अगर आप पूरा ढंग से समझेंगे, सुनेंगे, तो आपको पता चलेगा कि किस तरह के इंपोर्ट्स और किस तरह के हमारे खेत और किस तरह के वेस्ट्स के इंपोर्ट के लिए कांग्रेस ने हमारी जमीन तैयार कर दी थी। तो हम उन विषयों पर बात ना करें जिन विषयों में देश को बेचने की बात पुरानी सरकारों में हो गई थी। हाँ, आज उनका दौरा रहा, मौसम की वजह से मैं देख रहा था कि वो उस दौरे के लिए आए, मैं चाहता था उसको उनको सुनना, परंतु उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को माध्यम बनाया और अपना वो रखा। इस चीज का उनको साधुवाद है, इस चीज के लिए एक लेकिन उन्होंने कहा है ना कि मैं दोबारा आऊंगा, फिर मुलाकात होगी। मुद्दे अभी खत्म नहीं है, बिल्कुल मुद्दे अभी बाकी हैं। क्या लगता है कौन कौन से मुद्दे बाकी हैं, नेहा जी? बहुत बहुत धन्यवाद निशी जी, सबसे पहले स्टूडियो में बुलाने के लिए जी। देखिए निशी जी, जैसे कि अभी मुझसे पहले कांग्रेस के प्रवक्ता और बीजेपी के प्रवक्ता आपस में वाद विवाद प्रतियोगिता इनकी चल रही थी। तो देखिए, जहाँ तक राहुल गांधी जी के दौरे की बात अगर मैं कहूँ, तो उनको बड़ा खेद हुआ कि आज वो एक नेचुरल प्रॉब्लम के कारण अल्मोड़ा में नहीं जा सके, वहाँ पे संबोधित नहीं कर सके जी। लेकिन इससे पूर्व में वे भूल गए कि 10.5 साल का कार्यकाल उत्तराखंड के अंदर कांग्रेस सरकार का ही रहा है। तो उसके चलते उन्होंने यहाँ पे क्या सुविधाएं दी थी। देखिए निशी जी, निश्चित रूप से वर्तमान में उत्तराखंड अब आज भी इन 26 सालों में आज भी वह वही जरूरती मुद्दों पे बात कर रहा है। हर उत्तराखंड वासी की वही निजी जो जरूरत है, जो कि शुरू से चली आ रही है, जिसका निवारण आज तक, जब से उत्तराखंड बना तब से इस उत्तराखंड में आने वाली पूर्व में सरकारें या वर्तमान सरकार के द्वारा किसी भी चीज पर सुविधा उपलब्ध नहीं कराई गई। मैं जरूरी मुद्दों की बात कर रही हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि अभी बीजेपी के प्रवक्ता अभी आगे अपने विकास के कार्यों के बारे में की गिनती बताएंगे, जैसे कि हर बार होता है। लेकिन मैं जरूरी मुद्दों की बात कर रही हूँ, जैसे कि जिसमें अगर शिक्षा और शिक्षकों की सुविधाओं की मैं बात करूं, तो देखिए, सबसे पहली चीज कि उत्तराखंड की जो पहचान है वो यहाँ के पहाड़ हैं, ना कि यहाँ के मैदान। पहली चीज, आप निशी जी ऊपर के पहाड़ों में जरा जाकर देखिए, आज भी वहाँ के बच्चे शिक्षा से बिल्कुल, उनको पढ़ाई करने के लिए या तो कई किलोमीटर का दायरा अपने को जोखिम में डालकर पूरा करना पड़ता है, या वहां पे शिक्षक ही नहीं होते, या फिर आप वहां पे जाकर के वहां के जो विद्यालय हैं वहां का स्ट्रक्चर देखिए। लेकिन वो जरूरत पे इन दोनों ही राष्ट्रीय पार्टियों में से कोई बात नहीं करता। वहीं अगर मैं बात करूं चिकित्सकों की, चिकित्सालयों की,
तो आप वहां पे जाकर के स्थिति देखिए। मैं दुर्गम क्षेत्रों की बात कर रही हूं जिनसे उत्तराखंड की असली पहचान होती है। वहां पे आज भी कई महिलाएं गर्भावस्था की स्थिति में अपनी जान खो देती हैं। आज भी वही स्थिति है। कई सारे दुर्लभ स्थितियों में सड़क ना होने की वजह से आज भाजपा जो है सड़क पूरे उत्तराखंड में करने की ये दावा करते हैं कि इन्होंने सड़कें पहुंचाई हैं। आप आज भी जाइए, आज आधारित अगर मैं कहूं कि एक सरकारी तौर पे तो ये कह देते हैं, कागजी कार्यवाही में ये कहते हैं कि इन्होंने सड़कें पहुंचाई हैं, लेकिन क्या वास्तविकता यही है? क्या जमीनी स्तर पे इनके कोई नेता लेकिन वहां जाकर नेहा जी देखते हैं? अगर आपने दोनों के कार्यकाल का जिक्र कर दिया और हमेशा से यूकेडी दोनों के कार्यकालों की तुलना करती है, मैं आपसे जानना चाहूंगी, अगर दोनों ही राष्ट्रीय पार्टियां इस प्रदेश का विकास कर ही नहीं पाई हैं, ना ही प्रदेश के मूलभूत मुद्दों पर काम कर पाई है, तो जनता एज अ वैकल्पिक पार्टी एक जो अपनी राज्य की पार्टी है यूकेडी, इस पर भरोसा क्यों नहीं जमा पाई है? जी, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने निशि जी। देखिए, उत्तराखंड को सबसे पहले बनाने वाली यूकेडी, उत्तराखंड की जननी यूकेडी ही है। पर एक बार भी मौका नहीं मिला, हैरानगी की बात है। बिल्कुल सही बात है ये, क्योंकि क्या होता है निशि जी, सरकार चलाने के लिए, जैसा कि अभी आशीष जी ने मुझसे पूर्व अपने वक्तव्य में ये कहा कि राजनीति करनी पड़ती है, जो आज तक यूकेडी ने नहीं करी। यूकेडी एक ऐसा आंदोलनकारियों का दल रहा जिसने केवल उत्तराखंड को पहले बनाया क्योंकि उसकी जरूरत थी। उसको बनाने के लिए वह आंदोलन करता रहा, वह लड़ा, जमीनी स्तर पर लड़ा। लेकिन जब अब ऐसी स्थिति आ गई, उन्होंने कभी भी, यूकेडी ने सत्ता को पाने की कभी भी कोशिश नहीं करी, ना ही ऐसी इच्छा रखी, लेकिन हमेशा यूकेडी यहाँ के जरूरी मुद्दों पे हमेशा खड़ा रहा, हमेशा यहाँ के जमीनी स्तर पर उतरकर यहाँ की जनता के साथ हमेशा खड़ा रहा। आप राजनीतिक दल हैं और आप बोल रहे हैं कभी सत्ता में रहने की हमने कोशिश नहीं करी। नहीं, हमने सत्ता पाने की कभी कोशिश नहीं करी। हम हमेशा से निशि जी, हम हमेशा से ये कहते आए हैं कि आप कार्य कीजिए। भाजपा आई सरकार में, भाजपा ने जो जो अपने मैनिफेस्टो में कहा, इन्होंने तो आप ऐसा सपोर्टिंग रोल ही निभाना चाहेंगी? बिल्कुल नहीं, आपकी पार्टी, क्योंकि आप दोनों के कार्यकाल में कह रहे हैं हम तो चाहते हैं कि मुद्दों पर काम करें, हम उनके लिए प्रोटेस्ट करते हैं, आम जनता की आवाज बनते हैं, तो आप एक युवा आंदोलन खोलकर बैठ जाते हैं और फिर बस उनका प्रोटेस्ट करते हैं, सरकार के ऊपर प्रेशर क्रिएट करने का काम करते हैं। नहीं, यानी कि आप नहीं चाहते कि कभी आप राजनीति का हिस्सा बने और आप यहाँ पर कार्यकाल संभालें और आप प्रदेश का विकास करें। आती हूँ नेहा जी, क्योंकि आपने अभी जिस तरीके से बताया उसके जरिए यही समझा जा सकता है, शायद बाकी पैनलिस्ट भी इस बात से सहमत होंगे। अब मैं मैकुरी जी आपके पास आना चाहूंगी। आपसे मैं जानना चाहूंगी कि राहुल गांधी आए, सैनिक सम्मान कार्यक्रम में शामिल हुए, उन्होंने सैनिक सम्मान की बात करी, तो अग्निपथ योजना का जिक्र ना हो ऐसा हो नहीं सकता था, लेकिन आप क्या मानते हैं कि कितना उचित रहा ये इस कार्यक्रम में पहुंचकर, इस वक्त पहुंचकर इस मुद्दे को उठाना? नहीं, ऐसा है कि जो अग्निवीर का विषय है वो कांग्रेस पहले से भी उठा रही है कि ये ठीक नहीं है, और भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि जो वर्तमान सरकार है उसका कहना है कि अग्निवीर जो है वो देश के लिए युवा फौज बनाने की प्रक्रिया है, वो आवश्यक है। तो बहुत सारे देशों में दुनिया की इस तरह की फौज है, और सबसे बड़ी बात जो अग्निवीर में लड़के भर्ती हो रहे हैं, तो ये उनका विषय है। पिछली बार कोटद्वार में अग्निवीर की भर्ती हुई थी तो कुल 28 लड़के चाहिए थे, 1,10,000 लड़के पहुंचे। तो इसका ये मतलब हुआ कि लड़कों में क्रेज है। बिल्कुल, ये विषय पॉलिटिकल ना होके युवा शक्ति का विषय हो गया। युवा शक्ति को पसंद आ रहा है अग्निवीर, तो राजनीतिक लोगों के हाथ से ये विषय निकल चुका है। अब रही बात उत्तराखंड दौरे की, तो क्योंकि अब 27 में चुनाव है उत्तराखंड में, तो सभी दलों के जो बड़े दल हैं, खासकर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बड़े लीडर ने उत्तराखंड आना ही था। उसी क्रम में राहुल गांधी आज उत्तराखंड आ रहे थे। थोड़ा सा मौसम की खराबी की वजह से उनके थोड़ा सा दिक्कत रही हेलीकॉप्टर की वजह से, पर लेकिन फिर भी उन्होंने अपना संबोधन किया है और व्हाट्सएप के माध्यम से भी किया है। और उत्तराखंड के युवाओं को जो बताना चाहते थे वो बताने की राहुल गांधी ने कोशिश की है। और हम सोच रहे थे कि कोई नई बात, कोई नई विषय उत्तराखंड के लिए रखेंगे, लेकिन वही मैं उनका भाषण भी सुना
तो उसमें फिर वही अडानी अंबानी जैसे मतलब जिस विषय को रोज ही बोलते हैं रटा रटाया उस तरह का उन्होंने कहा है। हम तो ये चाह रहे थे उत्तराखंड के लिए कोई नई बात वो कह के जाएं और भविष्य का कोई रोड मैप उत्तराखंड के लोगों के सम्मुख रखें कि यदि कांग्रेस आई तो वो हम क्या करेंगे। ठीक है। तो अब मतलब जो ट्रेडिशनल भाषण है हमारे उसके जमाने चले गए हैं। आपको रोड मैप भी रखना पड़ेगा, चाहे इस पार्टी के नेता हो चाहे उस पार्टी के नेता हो। आपको जनता के बीच अपना रोड मैप रखना पड़ेगा। आप यदि खर्च कर रहे हैं तो उसको लाएंगे कहाँ से, निकालेंगे कहाँ से। हम ये नहीं कह सकते हैं कि तो मैखुरी जी, राहुल गांधी ने जब मंच साझा करते हुए सैन्य मंच से ये बात कही तो इन्हें सैनिकों की चिंता थी या फिर अपनी राजनीति की? देखो, सैनिक की चिंता सभी राजनीतिक दलों को करनी चाहिए, नहीं है तो अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि सेना हमारे देश की ना सुरक्षा की गारंटी है। तो सैनिकों पे कभी सवाल नहीं उठाने चाहिए। जिस तरह से कांग्रेस नेताओं ने मतलब जो हमारे उत्तराखंड के बिपिन रावत जी रहे हैं, जो पहले भारत देश के पहले सीडीएस रहे, बिल्कुल, तो उनको कुछ लोगों ने गली का गुंडा तक कहा। मतलब जो अशोभनीय टिप्पणी है, ऐसी टिप्पणी अपने सैनिकों के लिए कभी नहीं करनी चाहिए। अपने सैनिक तो जहाँ दिखे उनका सम्मान करना चाहिए, उनको सैल्यूट करना चाहिए। रेलवे में पहले हम देखते थे हमारे सैनिक जो हैं नीचे बैठे हुए हैं, सीट पे लोग बैठे हुए हैं, उनको सीट तक नहीं देते थे। तो अब थोड़ा सा लोगों में भी चेंज आया। लोग यदि सैनिक नीचे बैठे हुए हैं तो तुरंत उनको उठाते हैं, अपनी सीट उनको ऑफर करते हैं। तो ये परिवर्तन तो आया है। कहीं सेना दिखती है तो हमारे जवान भी सैल्यूट करते हैं, तो बच्चे हैं वो भी सैल्यूट करते हैं। मतलब ये ड्रास्टिक चेंज है एक तरह से अपने सैनिकों के प्रति सम्मान का। तो पॉलिटिकल लोगों को तो कम से कम ऐसी भाषा शैली, अभद्र भाषा शैली से सैनिकों के प्रति जवाब ले लेती हूँ मैखुरी जी। आशीष सैनी जी, आप क्या कहना चाहेंगे? आप सैनिक सम्मान की बात कर रहे हैं, अग्निवीर योजना की आप बात कर रहे हैं। क्या आखिरकार सरकार सैनिकों के प्रति बिल्कुल भी गंभीर नहीं है? लेकिन जब आप ही की पार्टी के वरिष्ठ इस तरीके के शब्दों का सीटीएस के प्रति इस्तेमाल करते हैं कि वो तो गली का गुंडा है, तो आखिरकार सैनिक सम्मान शब्द क्या फिर मुंह से अच्छा लगता है? देखिए, आपने अभी भाजपा के प्रवक्ता ने एक बात कही और मैखुरी जी ने एक बात कही। मैं मैखुरी जी की बात से बहुत ज्यादा आश्चर्य व्यक्त नहीं कर रहा हूँ। शायद वही व्हाट्सएप का डाटा अनुपम जी ने पढ़ा और वही उन्होंने पढ़ा। पहले अनुपम वो वरिष्ठ पत्रकार हैं आशीष जी, छोड़ दीजिए, वरिष्ठ पत्रकार हैं वो। नहीं, दादा संदीप दीक्षित ने कहा आप पत्रकारिता पर सवाल ना उठाएं, आप अपना वक्तव्य रखें। आप अनुपंत जी को बोल सकते हैं, मैखुरी जी मुझे को भी नहीं क्यों बोल बोल सकते। आप लोगों का राजनीतिक व्यवहार है, आरोप प्रत्यारोप चलता रहता है, लेकिन पत्रकारों पर उंगली नहीं। हाँ जी, देखिए, मैं आपकी अपनी बात को मैं तथ्य के आधार पर रखना चाहता हूँ। अभी अनुपम जी ने कहा कि भारत की सेना के पास तो हथियार ही नहीं होते थे। 2014 में मोदी जी आए तब हथियार मिले। मैं आपको बता दूं कि कारगिल का युद्ध भी लड़ा गया था और उससे पहले 1971 का युद्ध भी था और भारत की सेना हमेशा बॉर्डर पर रहकर के और बॉर्डर के अंदर भी देश की रक्षा करती रही है। लेकिन अनुपम जी को हथियार दिखाई नहीं दिए। और अब मैं इनसे एक सवाल पूछूंगा, ये अपने वक्तव्य में जवाब दे देंगे कि ऐसा कौन सा हथियार, कौन सी पिस्टल, कौन सी मशीन गन ये लेके आए जो इन्होंने 2014 के बाद लॉन्च करी। ठीक है, जवाब ले लेते हैं, फिर आती हूँ आपके पास, वरना भूल जाएंगे। जवाब ले लेती हूँ, जवाब दीजिए। अच्छा, ये कह रहे हैं कि कारगिल का युद्ध हुआ। कारगिल का युद्ध किसके दौरान हुआ था? किस पार्टी के, कौन सी पार्टी थी उस समय? अटल जी के कार्यकाल में हुआ था यार, वही तो बात मैं कह रहा हूँ। अच्छा, अब आप बोल रहे हैं कि हथियार कौन सा है? राफेल तो आपने अभी तो देखा ही नहीं होगा। नहीं तो मैं जवाब ही दे रहा हूँ ना। राफेल छोड़ दीजिए, राफेल में तो चोरी हुई है, वो तो छोड़ दीजिए। वो तो भाई साहब एलएमजी में भी हुई होगी ना। बोफोर्स तो कुछ था ही नहीं। बोफोर्स क्या था? तो मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ आप। अरे साहब, मैं वही तो बोल रहा हूँ, बोफोर्स क्या था? बोफोर्स लाके रख दी गई। डोनाल्ड ट्रंप के साथ। अच्छा, एक एंटनी के अगेंस्ट राहुल गांधी एक एंटनी के अगेंस्ट क्यों गए थे? आपसे यार, फिर आप वही बातें करते हैं। मैं तो तथ्य आप मैं तो वही बोल रहा हूँ। मैं तो कह रहा हूँ, अच्छा चलिए साहब, मैं तो ये कह रहा हूँ कि बुलेट प्रूफ जैकेट्स थी। चलिए देखिए, इन सवालों के जवाब तो फिर सीधा सवाल, मैं भी सीधा जवाब दे रहा हूँ। बुलेट प्रूफ जैकेट्स हो गई, रैपिड फायर क्वेश्चन। अरे साहब, बुलेट प्रूफ जैकेट्स हो गई, राफेल हो गया। आपके यहाँ पे बोफोर्स के बाद में से कौन सी डील आपने करी? एक एंटनी को आपने किस डील की वजह से हटा दिया था? मुझे ये बता दीजिए। जिस झूठ को बोलकर हिंदुस्तान के हिंदुओं को। अच्छा, एक चीज और, रुकिए जरा। लेकिन आशीष सैनी जी, अभी भी आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया है। मैं वापस से आपके पास आऊंगी, लेकिन एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो चुका है। ब्रेक के बाद जो लौटेंगे, आप सब बने रहिएगा।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं क्वेश्चन आवर में। और क्वेश्चन आवर में हम राहुल गांधी के प्रस्तावित दौरे को लेकर खास चर्चा कर रहे हैं। हालांकि ये दौरा कैंसिल हो चुका है, स्थगित हो चुका है, लेकिन फिर भी चर्चाओं का बाजार गर्म कर ही गए हैं राहुल गांधी। इसी पर खास चर्चा जारी है। पैनलिस्ट का रुख करते हैं। आशीष सैनी जी और अनुपम जी से हम लोग खास चर्चा कर रहे थे और दोनों से सवाल जवाब का सिलसिला जारी रहा, लेकिन आशीष जी आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। मैंने यही आपसे पूछा क्योंकि मैखुरी जी ने ये सवाल उठाया था कि आप सैनिक सम्मान की बात करते हैं, अग्निवीर योजना के खिलाफ आप सड़कों पर उतरते हैं, सैनिकों के हितों की बात करते हैं, लेकिन जब आप ही खुद सीडीएस को गली का गुंडा कह देते हैं तो फिर आपके मुंह से सैनिक सम्मान जैसे शब्द अच्छे लगेंगे जनता को, सैनिकों को? देखिए, पहली बात तो ये बात कांग्रेस का अधिकृत बयान नहीं है। ये संदीप दीक्षित द्वारा किसी विषय पर चर्चा करते हुए कहा गया बयान है और ये कोई अधिकृत बयान नहीं है। तो इस बयान को लेकर गली गली घूम घूम कर बैठकर प्रचार करना मेरी दृष्टिकोण से कहीं कोई उचित नहीं है। भारतीय सेना के प्रति कितनी गंभीरता भारतीय जनता पार्टी में है, इसको समझने के लिए केवल 2-3 चीजें आप समझ सकते हैं। जिन्होंने कहा कि जब हेमराज का सर काटकर पाकिस्तान के लोग ले गए थे, चीन के लोग ले गए थे, जो भी ले गए थे, तो इन्होंने कहा कि एक के बदले 10 सिर लाए। और जब गलवान में 20 सैनिकों की हत्या हो गई तो उसके बाद ये गिनती गिनना भूल गए। दूसरा, इन्होंने कहा कि हमारी एक पॉलिसी है। मैं इनसे एक पॉलिसी पूछना चाहता हूँ कि ऑपरेशन सिंदूर के समय में रशिया और चाइना ने अपने जो डिफेंस वाले हथियार थे, जो मिसाइल को हवा में डिफेंड कर सकते थे, वो हथियार और वो सब कई तकनीकी सहायताएं पाकिस्तान को देने का काम किया। मुझे बता दीजिए कि जब पाकिस्तान को दिया और आप लड़ रहे थे तो अमेरिका के कहने पर आपने समझौता क्यों किया? भारतीय जनता पार्टी की फॉरेन पॉलिसी और डिफेंस पॉलिसी में रशिया, चाइना पाकिस्तान को और हथियार कब अमेरिका दिए कहाँ आशीष फिट बैठते हैं? जी? आशीष जी, पाकिस्तान को हथियार कब सौंपे गए? नहीं, ऑपरेशन सिंदूर में किसने हथियार दिए? रशिया और चाइना ने। S-400 किसका है? रशिया का है। किसको दिया किसने S-400? तो ये बात जब इनसे हमने पूछी कि भाई S-400 आप किसको रशिया दिया? के प्रति आपकी रशिया क्या ने सोच है? S-400 किसको दिया साहब? अरे सुन लीजिए महाराज, सुन लीजिए अरे अब आप यही काम आएगा। चलो, आप एक अच्छा। अच्छे ज्ञानी व्यक्ति के रूप में स्थापित होंगे। उसके बाद भारत ने रशिया के साथ दोस्ती निभाई। यूक्रेन में जब मिलने गए भारत के प्रधानमंत्री, तो भारत के रक्षा सलाहकार वहां पर हाथ जोड़कर बैठे हुए दिखाई दिए ठीक कि है। महाराज हमसे गलती हो गई, हम दोबारा ऐसी गलती नहीं करेंगे। फिर ये अमेरिका की तरफ वापस गए। अमेरिका, रशिया और चाइना अपने सेकंड दूसरे दर्जे के हथियार भारत को बेच रहा है और भारत के प्रधानमंत्री करोड़ों रुपए का बजट कभी अनिल अंबानी के नाम से, कभी हरदीप पुरी के नाम से, कभी किसी और कंपनी के नाम से, लेकिन वो सारा पैसा हथियारों की खरीद में खर्च कर रहे हैं। और हथियारों के निर्माण का काम, जो जैसे हिंदुस्तान में राफेल का काम एचएएल को देना था, ये जानकारी मुझे आशीष केवल जी कैसे अनुपम मिली जी ये आपको? बता दें। आशीष मैं जी, ये बताऊंगा अभी। जानकारी नहीं, कैसे मैं मिली आपसे- आपको? अभी मैं सब बताऊंगा ना, तो चलिए अब जब नहीं, मेरा टाइम ये होगा तब सारी बताता हूँ। जानकारी मैं आपको बता देता हूँ। आपने मुझसे पूछा जानकारी कहाँ से मिली। हाँ। जिन ब्रिगेडियर ने ऑपरेशन सिंदूर, ऑपरेशन जो बालाकोट था, उसको जो स्ट्राइक था उसको लीड करने का काम किया था कर्नल BS हुडा। वही आज कांग्रेस के डिफेंस कमेटी के इंचार्ज है। उन्होंने ये अच्छा। सारी जानकारी कांग्रेस पार्टी के साथ साझा की और ठीक उन्होंने है। बताया कि किस किस समय में क्या क्या भारतीय ये जनता उनका- पार्टी ने गड़बड़ की। ये उनका मुझे बयान बता दीजिए, है, ये- ISI ने भारत में हुए आतंकवादी हमलों की जांच करने का काम किया। बताइए ना कि वो सेना का ठीक है, सम्मान जवाब कर रहे थे। दीजिए। अच्छा, अनुपम। मैं जवाब दे देता हूँ। ऐसा है ना, कि ये उन पर जवाब नहीं देंगे। अच्छा, हाँ, अभी अब जवाब मैं ले लेती हूँ। आशीष जी, अरे जवाब आशीष लेती भाई, हूँ, आशीष फिर भाई, आती हूँ नेहा जी। आशीष भाई मैं जवाब, आशीष भाई चुप करोगे तो मैं जवाब दूंगा ना। पहले बता दूं, दीजिए, अब दीजिए। ये सवाल के जवाब में सवाल तो करेंगे, इधर उधर भागेंगे मेरे द्वारा। अरे मैं भागे तो सवाल सीधा का बोल रहा जवाब हूँ, नहीं जो देंगे। आप कांग्रेस ने जो ये बोली है, इसको आप एक ऑफिशियल बयान करके रिलीज तो करिए ना। क्यों डरते हैं? जिसका मतलब झूठ बोल रहे हैं। अब मैं शुरू करता हूं यहां से। अभी मैं आपके बीच में नहीं बोला था, तो अब आप मेरे बीच में नहीं बोलेंगे। सबसे पहले मैं नेहा जी के जवाब से, क्योंकि आशीष भाई ने तो जो बोला है वो तो पता नहीं कहां से अब व्हाट्सएप ज्ञान की बात कर रहे थे, वो भी खोलता हूं मैं इनकी पोल अभी। पर मैं पहले नेहा जी को लूंगी बोल देता हूं। जवाब। देखिए, आशीष जी, अब चिंता बस मत कीजिए, मैं आपके दूंगा सवालों का भी आशीष भाई जवाब आपके लिए नहीं बैठा हूं, नहीं, पर तो आप आशीष भाई मेरे आपके लिए नहीं सवाल बैठा हूं, पर जवाब आज दीजिए ना। आज मैं आपके नहीं, पूरे नहीं, ज्ञान को रगड़ूंगा यहाँ पर। पहले आप आशीष जी के अब सवालों नहीं का नहीं, जवाब पहले मैं दीजिए। नेहा जी के उससे बोल देता हूँ। देखिए, नेहा जी ने जो बात करी है ना, यूकेडी की बात करी है, कांग्रेस को तो हम किसी तरीके से कुछ भी नहीं वो समझते, जवाब लेकिन देते ही नहीं है। आशीष भाई थोड़ा सा चुप ना इनके रहेंगे। प्रधानमंत्री देते ना ये अच्छा प्रवक्ता ठीक दे है, मैं रहे नहीं हैं। दे रहा हूँ। आशीष भाई चुप रहेंगे कि रह पाएंगे कि नहीं रह पाएंगे? नहीं, मैं चुप नहीं हाँ, तो बस रहूंगा, थोड़ा सा क्योंकि चुप रहिए डिबेट ना, का समय है। चुप रहिए मैंने ना। आपसे मेरा सवाल समय पूछा, मेरा जवाब समय दे दीजिए। अब मेरा समय है। मेरे समय में नहीं बोलेंगे, मेरे समय। इधर मत भागिएगा। आशीष आप जी, इनको जवाब थोड़ी देर के लूंगी लिए- मैं, आप चिंता मत कीजिए। आपके हाँ, तो सारे इनको थोड़ा सवाल सा मैंने भी जरा नोट कर साइलेंट लिए। करिएगा, उनकी आदत थोड़ी सी खराब हो गई। देखिए नेहा जी, आपने जो बात करी ना कि राजनीतिक दल नहीं था, ऐसा नहीं है।
जब यूकेडी के जब बनने की हुई था 1979 में, जब मसूरी में जो अधिवेशन हुआ था, उसमें एरी साहब, इंद्रमणि बडूनी जी भी, क्योंकि इंद्रमणि बडूनी के जो सबसे पहले एजेंट थे वो मेरे फादर ही थे, तो मुझे मेरे घर से ये सारी, क्योंकि मुझे थोड़ा सा लगा, मैंने कहा कि इस चीज़ को भी शेयर कर दूं आपके तहत भी ये जाने की अच्छी बात है। यूकेडी की बात थोड़ा अच्छी है, उत्तराखंड के से रिलेटेड है, तो मुझे लगता है कि ये शेयर भी कर देनी चाहिए। तो इंद्रमणि बडूनी जी भी वहाँ पर थे, एरी साहब भी वहाँ पे थे, और मेरे ख्याल से जो द्वारहाट से जीते उनके फादर भी उसमें थे, आई एम फॉरगेटिंग द नेम एनीवेज। तो उस समय में इसका राजनीतिक दल होना जो था वो उसी समय में तय हो गया था। इंद्रमणि बडूनी जी पहले इंडिपेंडेंट लड़े थे और उसके बाद में उन्होंने अपना जो समावेश है राजनीतिक वो यूकेडी के तहत दे दिया था। अब इसके बाद में बात आती है कि क्या केवल यूकेडी था? नहीं, यूकेडी के बाद में महिलाएं भी और जो टीचर्स थे, प्रोफेसर्स थे, ये सब भी अलग अलग तरीके से लड़ रहे थे। अगर मैं बात करूं, ऋषि वल्लभ सुंदरयाल जी क्या यूकेडी के हिस्सा थे? नहीं थे ना, वो भी इसका हिस्सा, वो भी इस आंदोलन का हिस्सा रहे। प्रकाश सुमन बीजेपी के बड़े लीडर हैं, वो अगर आज की डेट में भी आप पता करेंगे उत्तराखंड क्रांति दल के क्या वो हिस्सा थे? नहीं थे। लेकिन क्या था कि उत्तराखंड के आंदोलन में सब लोग इसका हिस्सा थे। अब मैं आ जाता हूं भाई साहब की बात में, आशीष जी की, हमारे बड़े भाई हैं। आशीष जी ने पहले जैसे ही पहली हमारे हरीश भाई ने बात करी कि इन्होंने बोला जी व्हाट्सएप ग्रुप का ये मैसेज है, संदीप दीक्षित का बयान, अभी इन्होंने देखा होगा ब्रेक में कि हाँ भाई संदीप दीक्षित ने यह बयान दिया था। मैं एक चीज और बता देता हूँ, इन्हीं के प्रवक्ता ने टीवी में बोला था उनको सपोर्ट करते हुए कि भाई मोदी जी ने तो और भी कुछ बोल दिया था, इसीलिए जो कि सर पे कट्टा लगाने वाली बात कर दी थी और इस तरीके की बात कर दी थी, इसीलिए जो संदीप दीक्षित जी का बयान है, जब तक संदीप दीक्षित ने 11 जून तक वापस नहीं लिया था अपना बयान, तब तक उन लोगों ने इस चीज से इसको प्रोटेक्ट किया था। मैं राहुल गांधी जी की और बात कर लेता हूं। जब ये बात कर रहे थे, जब अटैक हुआ इंडियन आर्मी पे और इंडियन आर्मी बालाकोट गई थी, उसके बाद कांग्रेस का क्या प्रतिक्रिया थी? उन्होंने कहा हमें तो प्रूफ दिखाओ साहब, हमें प्रूफ दिखाओ। प्रूफ मांगने वाले कौन थे? ये करेंगे रिक्वेस्ट। ऑपरेशन सिंदूर में पृथ्वीराज चौहान ने बोला था डे 1 पे। अब सुनो, अब बात नहीं पलटी आपकी बात पे। अरे आपकी बात पे भी आ रहा हूं। अरे मैं बता रहा हूं ना, अभी झूठ, अभी मैं झूठ एक एक करके। अरे आशीष भाई को यार, इनको तो चुप कराया करो, या तो मुझे डिबेट में मत बुलाया करो। सबूत मांगे क्योंकि आपके रक्षा मंत्री, अरे आप अभी मैं झूठ सारे निकाल रहा हूं ना आपके। अरे अभी निकाल रहा हूं आपके, आप थोड़ी देर चुप तो रहिए। आप देखिए आशीष भाई झूठ बोलना एक बात है, आशीष भाई झूठ बोलना एक बात है, लेकिन जब आप डिबेट में बैठते हैं तो डिबेट में एक दूसरे का सम्मान तो किया कीजिए। मैं आपके बीच में नहीं बोला, आप मेरे बीच में मत बोलिए। अगर आपने अभी बोला यहाँ पे, यार कैसे बात करते हो? S-400 कब पाकिस्तान को दिया गया? S-400 कब दिया गया? झूठ बोलते हो यहाँ पे बैठ के। अरे झूठ बोलते हैं। HQ-9 और HQ-16 यूज करता है पाकिस्तान। झूठे हो आप। अरे आप झूठे हो, आपको पता ही नहीं है। आशीष जी या तो चुप रहिए या तो मुझे सुनने दीजिए, फिर मैं रौंदना शुरू करूंगा एक लाइन से लेकर दूसरी लाइन तक। आशीष जी रुक जाइए, सुन लीजिए, टाइम किल हो जाएगा ऐसे। रुक जाइए। अरे आपके लीडर थे यार, जिसके आपके लीडर के लड़के यहाँ पे खनन का काम करते हुए थे, डेनिस की शराब बेचते थे। आपका लीडर आके बोलता है, मैं बताता हूँ क्यों बोल रहा था वो। राहुल गांधी आपका लीडर है ना, बोल रहा था ना कि बाहर से इंपोर्ट होते हैं। बाहर से क्या होता है? आशीष जी रुक जाइए, अब जवाब तो ले लीजिए। बाहर से रुक जाइए इंपोर्ट हो रही है ना आशीष जी। इसका दर्द है, क्योंकि डेनिस आपका लीडर बना रहा था ना, यही था ना, इसी में डूबी थी ना आपकी सरकार डेनिस में। शराब के माफिया आपकी सरकार की पार्टी के लोग हैं। अब आपने झूठ बोल दिया अभी कि S-400 उनको दिया। भैया मेन डिबेट में बोल दिया आपने कि S-400 पाकिस्तान के पास में से। HQ-9 HQ-16 यूज करता है चाइना का। अरे भैया ये देखिए, लो ना इसको, आप इसको ऑफिशियल बोल रहे हैं। आपकी बात पढ़ लीजिएगा। अरे क्या पढ़ लीजिए, मैं बोल रहा हूँ ऑफिशियल है ना, ऑफिशियल है। आपकी डिफेंस, अरे मैं कह रहा हूँ ऑफिशियल है, निर्धारित करता है। अरे अपने आप दो तीन आप बोल रहे हैं आशीष जी, आप बोल रहे हैं हमारे। अपने दो लोगों को आपने 10-10 हजार रुपए की सैलरी में लिख के लिखवा दोगे वहां पे, मैं मान लूंगा क्या? आप बोलो ना कि आप ऑफिशियल बयान है क्या ये आपका? नहीं तो अरे लिखित में दो ना ऑफिशियल बयान की इंडिया ने बेचा। मैं कह रहा हूँ अब क्यों नहीं देंगे? अब क्या नहीं देंगे? क्योंकि आर्मी इनके ऊपर में केस कर देगी ना। दिक्कत इनके साथ नहीं है। तो व्हाट्सएप मिल जाता है। आपने बोला इंडिया ने S-400। ठीक है, रुकिए जरा एक सेकंड अनुपम जी। या देखिए आशीष रुकिए एक मिनट। आशीष जी मैं आपसे जानना चाहती हूँ, अगर वाकई में आपके पास ये खुफिया जानकारी है और जो आप जानकारी की बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान को बेचे गए और हमारे जो समझौते हुए हैं, सरकार ने गुमराह करने की कोशिश की है, सैनिकों के हितों को लेकर, सुरक्षा को लेकर सवाल उठे हैं, तो आप इसको लेकर एक प्रेस रिलीज क्यों नहीं कर देते? ऑफिशियल स्टेटमेंट दे दीजिए। ये अंदरूनी अंदर खाने की जो बातें होती हैं, इसको हम लोग नेशनल टेलीविजन पर एज अ फैक्ट यूज नहीं कर सकते ना।
विदाउट एनी प्रूफ। मैं आप प्रूफ के साथ आइए। नहीं देखिए आप मेरे टाइम से ले रहे हैं, तो मुझे आपको टाइम देखिए देना निशी पड़ेगा। जी, पहले मेरी बात सुन लीजिए आप। हाँ, ये सारा डाटा भारत की सेना अपने प्रेस रिलीज में सबके लिए जारी करती है, क्योंकि सेना की जिम्मेदारी पूरे अपने देश की सुरक्षा की भी है और आसपास के लोगों की गतिविधियों पर भी नजर रखने की है, और ठीक वो है। ये सारी डाटा प्रेस रिलीज में जारी होते हैं। तो ये कोई आपने- मैंने अपने घर से नहीं आप- बनाया और आप मैं ये- कहीं सेना के दफ्तर से चुरा के ले लाया हूँ। ठीक है, S400 आप मेरा डिफेंस की सवाल- साइड से सवाल मैं कह रहा हूँ कि S400 क्या नहीं, पाकिस्तान के पास में है? नहीं, मैं आप ऐसा ना, ये बीजेपी के लोग सेना पर भरोसा नहीं करते, ये आरएसएस के अरे मैं मुख्यालय ये पे कह रहा हूँ, बनाए हुए डाटा S400 पर है क्या चलते हैं। पाकिस्तान के पास? मैं इनसे एक सवाल अरे पूछा आर्मी की कोई रिलीज कि में- राफेल अरे बनाका आशीष भाई, मेंटेनेंस आप अनिल अंबानी को झूठे किस तो साबित हैसियत हो से चुके दिया? हैं। देखिए, ये सवाल नेहा जी, या तो एक इनको मिनट समय सुन दे लीजिए, दीजिए। एक मिनट सुन लीजिए। नहीं, आपकी बात मुझे नहीं क्या सुनी, आप जवाब झूठ बोल जाएगा? चुके हैं। रुक आप जाइए बात आशीष जी, नहीं मैंने करेंगे, आपको मेरे पूरा टाइम समय नहीं दिया। बोलेंगे। मैं- आपको मैं- मैंने पूरा समय दिया, आप- अभी रुक जाइए आपको आशीष पूरा- जी। आपके साथ आशीष जी रुक जाइए। अभी मैंने आपको समय दिया, नहीं, वो अब अपना आप पॉइंट किसी सवाल रखेंगे, का वो अपना जवाब पॉइंट नहीं दे रखेंगे। बोल रहे हैं, आपको टाइम नहीं मिलेगा। इनकी पोल खुल रही है, आप झूठ बोल रहे हैं, इनकी झूठे पोल खुल हैं। रही है साहब आर्मी- साहब। देखो आर्मी का कोई भी, मैं अच्छा आपसे आप केवल एक निशी जी सवाल को अभी, पूछा आप निशी जी कि को अभी वो आप लिंक दे दो। राफेल का मेंटेनेंस आप बोलो ना, अनिल अंबानी निशी जी को क्यों लिंक दिया? दो। निशी ये जी आप हमें सर्च कर लीजिए मालूम अपने है, लैपटॉप में क्या क्योंकि क्या आर्मी हरदीप ने कोई पुरी रिलीज किया है। अनिल अंबानी को या तो आप इनको एप्स्टीन फाइल silent के करिए, तो मैं अपना आधार जवाब पर दूं। ब्लैकमेल करके प्रधानमंत्री को इस्तेमाल कर आशीष रहे जी, थे। आशीष हरदीप पुरी भी आ जी, गया, ऐसे सभी एप्स्टीन फाइल पैनलिस्ट भी का आ गया, टाइम किल हो रहा अनिल अंबानी भी है। आ गया। सभी आशीष भाई, पैनलिस्ट का टाइम किल हो रहा है। आशीष भाई, मुझे मैं आपकी जागरण ना में चाहते हुए आपका भी जागरण ऑडियो सुनने डाउन के लिए करनी नहीं पड़ है, जाएगी, झूठ आप इसलिए बोल रुक चुके हैं। जाइए। एक एक करके सब अपना पॉइंट रखेंगे तो आसानी से नहीं, सबको नहीं, समझ मैं- आएगा, अरे यार, ये आसानी से मैं- सबको अब समझ मैं आएगा। अरे आपको चला ऐसे रहा हूं, ऐसे आप इनके डिस्कशन प्रवचन नहीं करा होते ना, लीजिए। ऐसे साउंड- डिस्कशन साउंड नहीं होते। म्यूट मैं रुक मैं जाइए। डिबेट छोड़ रहा हूँ, इनके प्रवचन करा दीजिए आप। मैं नहीं छोड़ रहा हूँ नहीं, डिबेट। झूठे मैंने हैं, आपको आप पूरा छोड़ना समय पड़ेगा। दिया या नहीं दिया? अरे कल मैं- आशीष आपको सैनी जी, अधिकार है। आशीष अरे सैनी जी, लगता है आप मैंने मालिक आपको हैं पूरा अरे समय कल दिया मैं है। पूरे- तो आप मालिक हैं। अरे कल मैं इसी में फेसबुक कौन में मालिक है, चलाऊंगा जो हमें आपने पता बोला नहीं कि S400 है पाकिस्तान के पास, नहीं, आपने नहीं। बोला है, और आपने ये बोला है कि चल रहा है आपके सब जगह। कांग्रेस में अरे जो महाराज सब आर्मी जगह के चल लीडर रहा है उन्होंने बोला है। आपकी पोल खुल रही है हर जगह। मैं बोलता रहा हूँ, डिफेंस फेसबुक बिल में के चलाऊंगा मामले मैं में कल देश ये। को धोखे में रखने का काम नरेंद्र मोदी ने अच्छा ये किया। बताइए, राहुल उसकी गांधी ने पोल बोला खुल है रही आपको ये सब बोलने के जगह। लिए कि S400 इसी से पाकिस्तान के कर पास रहे है? हैं आप, इसीलिए कर रहे हैं अरे आप। हाँ या ना तो बोल इसीलिए दो। करते हैं कि राहुल गांधी S400 कपूर पाकिस्तान के सैनिकों पास से क्या है, बात ये कर राहुल रहे हैं। गांधी ने आपको बताया है, राहुल गांधी ने बताया है ना? नहीं हाँ नहीं, बोल मुझे दो। भारत की सेना ने बताया। आप भारत की सेना ने आपको बताया? सेना से मतलब नहीं है ना, पक्का आप सेना में पक्का। जाते नहीं है कभी। और आप कांग्रेस सेना के और दफ्तर में कांग्रेस इस कभी बात गए को नहीं मानती है, आप और सेना कांग्रेस की इस बात को प्रेस मानती रिलीज है पढ़ते ना नहीं ना, है। कांग्रेस इस बात को आप मानती है। सेना की अरे मैं कह रहा हूँ प्रेस रिलीज कांग्रेस, पढ़ते नहीं है। हाँ या ना तो और बोल दो। ऑपरेशन सिंदूर अरे के इतना दौरान- दम रखते हो, हाँ या ना तो बोल दो। ऑपरेशन सिंदूर आशीष के जी। दौरान हाँ या ना भारत बोलो। की सेना ने हाँ या ना लगातार बोलो। प्रेस वीडियो जारी किए। हाँ या ना लगातार बोलो। बताया। हाँ या लेकिन ना बोलो। आपको शर्म S400 आने पाकिस्तान लगी के पास में कि है। जब आपसे पूछा गया कि अरे आशीष उसमें जी तो आपने- जवाब दीजिए, मैं आगे जब बढ़ूं, आपसे पूछा आगे गया बढ़ती कि हूँ यार मैं। इनको साइलेंट करो। आगे बढ़ती हूँ, आप इनको लोगों ने टाइम किल कर दिया। इनको हाँ या silent ना करो। का जवाब दीजिए आप। आपको कुछ, अब इनको साइलेंट करो, मैं आगे की बात हाँ, करूं। आप जल्दी से अपना पॉइंट। मैं ये कह रहा हूं ना, अभी आप देखो फिर से बोलना शुरू हो जाते हैं। मालिक का आदेश आ गया है। मालिक का क्या चैनल आदेश के आ गया है? मालिक का आदेश सुनो, आया, एक बात सुनो साइलेंट कर आशीष दीजिए मेरी भाई, आवाज को। आशीष भाई, शराब बेचने वाले व्यापारी हो आप नहीं, लोग, बिल्कुल। ठीक है? इंडियन नहीं, इंडियन ठीक आर्मी है, को आप बदनाम करने वाले लोगों नेहा जी के आप पास जाती हूँ, फिर सिखाओगे आऊँ। क्या? नेहा जी के नहीं, पास जा रही हूँ, मैं फिर आती नहीं, ये हूँ। तो सीधे से बोल रहे हैं आती कि हूँ। भैया आप लोगों के मालिक खरीद रखे हैं, ये तो आपके ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं कि मालिक का आदेश आ आशीष गया है। जी, आशीष जी इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करेंगे तो ऐसे चर्चाएं नहीं चलती। अब मैं आपको जवाब दे देता हूं आप जानते हैं इनका। ना कि हम कितनी पक्षपात वो चलेगा। कितना करते हैं, क्या करते हैं हम, आपको पता है। आप मेरे साथ बहुत सारी डिबेट्स में बैठते हैं, आप मुझ पे क्वेश्चन ना करें तो बेहतर है, क्योंकि आप बेहतर तरीके से जानते हैं कि मैं कैसे डिबेट रन करती हूँ। निशी जी, मैं आपको थोड़ा सा इसके जवाब दे देता हूं, जो क्योंकि इन्होंने पब्लिक के सामने जवाब लिया, छोटा थोड़ा सा comment। बिल्कुल छोटे से रख छोटा लेता हूं। comment दीजिए। इन्होंने सीधे से बोल दिया कारगिल युद्ध कब हुआ। इस आदमी को ये नहीं पता कि कारगिल युद्ध अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम पे हुआ था। इनके टाइम पे तो इन्होंने इंडियन आर्मी को, जब चाइना के साथ में वॉर हुआ था, तो जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या किया था वो सबको पता है, किस वजह से हम लोगों की हार हुई थी, क्या हश्र हुआ था। कुमाऊं रेजिमेंट ने उस टाइम पे क्या शौर्य का जो एग्जाम्पल दिया था। लेकिन क्या हुआ, क्योंकि सेंटर से मदद नहीं जाती थी उस समय में। दूसरी बात बता दूं, इन्होंने बोला कि हम लोगों ने क्या क्या खरीदा। आर्टिलरीज खरीदी गई, मिसाइल M77 अल्ट्रालाइट हम लोगों ने खरीदी, आप लोगों के टाइम पे तो वो आई नहीं थी। हाविट्जर हमारे टाइम पे आई, K9 वज्रा हमारे टाइम पे आया, नाग MK11 हमारे टाइम पे आया, AK630 हमारे टाइम पे आया, S400 जिसकी ये बात कर रहे थे, इंडिया यूजेस इट। और कब आया? ये आया बीजेपी के टाइम पे। लेकिन बात क्या है ना, ये सिर्फ बीजेपी ने नहीं सोचा, वहां पे इंडियन आर्मी ये सारी लिस्ट बना के रखती है। मॉडर्नाइजेशन ऑफ आर्टिलरीज का यूएस में एक सेमिनार हुआ था। उस सेमिनार में सारी कंट्रीज ने ये बोला था कि दिस इज द टाइम फॉर द अल्ट्रा मॉडर्नाइजेशन ऑफ द वेपन्स। ठीक है। और उसके बाद में इंडियन आर्मी वाज
ऑलरेडी रेडी 2014 से पहले से ही। हमारे पास में एकदम से लिस्ट आ गई क्या?
इंडियन आर्मी वाज ऑलरेडी रेडी। तो सोचिए किन हालातों में हम लोग जंग कर रहे थे। बुलेट प्रूफ वेस्ट की बात करते थे ना हम लोग उस समय पे, बुलेट प्रूफ पटके की बात करते थे, सिर्फ स्पेशल फोर्सेस को दिए जाते थे। क्या हुआ आज की डेट में? AK-47 किन किन के पास है साहब, मुझे बता दीजिएगा। क्या आप पुलिस के पास में LMGs देखते हैं या AK-47 देखते हैं? लेकिन उस टाइम पे क्या होता था, एक आपको पिस्टल दे दी जाती थी, वो कभी चले, कभी उसकी चटकनी खुले, कभी नहीं खुले, वो आपकी 303 देके भेज देते थे आप लोगों को आगे। देखिए क्या है कि, और गलवान की बात करी इन्होंने, गलवान में ये कांग्रेसी थे जिन्होंने बोला था कि 20 आप लोगों के मारे गए। कांग्रेस, चाइना ने तो अपना बोल दिया कि उनका कोई भी नहीं मारा गया। आर्मी की बात नहीं सुनी इन लोगों ने, 40 लोग मारे गए थे। इंडियन आर्मी ने जब ये बोला, इन लोगों ने नहीं मानी थी। लेकिन आज की डेट में, अभी कुछ दिन पहले चाइना ने अपना रिलीज किया है वो डेटा कि भाई हम लोग उनको शहादत का सम्मान देते हैं, उन 40 लोगों को जो कि गलवान में मारे गए थे। ठीक है, ये हालात हैं कांग्रेस के। ठीक है, इस पर जवाब ले लेती हूँ नेहा जी। देखिए, आप दोनों पार्टियों को देख पा रहे हैं, इनके पास राष्ट्रीय नेतृत्व भी है और राज्य का नेतृत्व भी है कि आखिरकार कैसे पार्टी को चलाया जाए, सैनिकों के सम्मान को लेकर ये कैसे काम कर रहे हैं। इनके पास इनकी एक आइडियोलॉजी, एक विचारधारा है जिस पर काम किया जा रहा है। यूकेडी सत्ता में आती है 2027 के विधानसभा चुनाव के बाद, तो क्या है आपके पास ऐसे महत्वपूर्ण कार्य जो आप सैनिकों के लिए करने वाले हैं, उनके सम्मान के लिए करने वाले हैं? देखिए निशी जी, निश्चित तौर पर 2027 में यूकेडी सारी विधानसभा की सभी सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है और हमें पूर्ण विश्वास है कि उत्तराखंड के वासी हमें इस बार चुनने के लिए, क्योंकि उनके पास वैसे भी ऑप्शन है नहीं, और एक क्षेत्रीय दल होने के नाते मुझे लगता है कि अब जैसे कि अभी इससे पूर्व हम कितने समय से हम अभी आशीष जी और अनुपम जी की वाद विवाद प्रतियोगिता देख रहे थे जिसका कोई निष्कर्ष निकला नहीं। इसी तरीके से ये 26 साल निकले हैं उत्तराखंड के, जिसके ऊपर उत्तराखंड वासियों के लिए या उत्तराखंड के लिए इन्होंने क्या किया, ये अनुपम जी जैसे कि अभी सरकार में इनकी सरकार है तो अभी इन्होंने बहुत सारी चीज़ें गिनाई। आशीष जी के ऊपर इन्होंने काफ़ी धावा बोला और आशीष जी इनके ऊपर बोल रहे थे जैसे कि, क्योंकि पूर्व में उनकी सरकार भी रही है तो, लेकिन अनुपम जी हथियार की बात कर रहे थे। अनुपम जी ने ये नहीं बताया कि आज जो सड़कों पर जगह जगह जो आम जनता के हाथ में हथियार हैं, जो इतने क्राइम में उत्तराखंड सबसे आगे चल रहा है, उसके विषय में आपने कुछ नहीं बताया जिससे कि उत्तराखंड जुड़ा हुआ है। यहाँ की मातृशक्ति जो धरने प्रदर्शन कर रही हैं उनके लिए, उनके विषय में आपने कुछ नहीं बोला। मुझे लगता है कि आज का जो टॉपिक था वो राहुल गांधी जी के उत्तराखंड के दौरे को लेकर था, जिससे उत्तराखंड प्रभावित होता। उनके यहाँ अगर वे आते और वो बहुत अच्छी अच्छी नीतियां लाते, ऐसा शायद आशीष जी कहने वाले होंगे अपने वक्तव्य में, जो हो नहीं पाया किसी कारणवश। तो निश्चित रूप से देखिए निशी जी, जैसे कि अभी अनुपम जी, मैं उनकी एक लाइन में एक उत्तर ये भी देना चाहूँगी जो उन्होंने मुझे कहा था कि उन्होंने मुझे यूकेडी का इतिहास बता रहे थे। तो देखिए अनुपम जी, बड़े सम्मान के साथ आप मेरा दोबारा से आप वक्तव्य सुनिएगा। मैंने उसमें ये नहीं कहा कि राजनीति हमारी पार्टी नहीं है। बेसिकली मैंने ये कहा कि कभी भी यूकेडी ने, जब से उत्तराखंड बना, यूकेडी ने कभी भी सत्ता को काबिज करने का किसी भी तरीके के ना तो हथकंडे अपनाए ना ही राजनीति करी। लेकिन चूंकि 26 सालों में आपकी भिन्न भिन्न दोनों ही राष्ट्रीय पार्टियों ने यहाँ पे क्या किया ये हमने भी देखा और यही यहाँ आपके के सत्ता में ना उत्तराखंडियों ने भी रहने का देखा। कारण बन गया शायद। देखिए आज एक कहावत है निशी जी, देखिए अनुपम जी अभी आशीष जी को बता रहे थे कि बड़ी गरिमा रखनी चाहिए, बिल्कुल, है ना? सॉरी तो मुझे लगता है कि आपको भी रखनी चाहिए, बिल्कुल है ना? तो थोड़ा सा समय यदि हमें मिला है तो थोड़ा हम भी बोल लें। बिल्कुल बोलिए, है ना? थैंक यू। तो देखिए मैं बात कर रही हूँ कि बेसिकली उत्तराखंड के अंदर निशी जी, मुझे लगता है कि जो जरूरी मुद्दे हैं, जैसे कि अनुपम जी से एक प्रश्न बहुत जरूरी मैं पूछना चाहती थी पर मुझे समय शायद नहीं मिला, अभी मैं पूछ रही हूँ कि एक उत्तराखंड की कंपनी थी IMPCL जो कि आपके केंद्र सरकार के द्वारा बेची गई। उसका यदि आपके पास कोई उत्तर हो तो संक्षिप्त में जरूर दीजिए। सवाल क्या है वो तो बोलो। IMPCL बेचती, ये सवाल है आपका? हाँ जी, ये बेची गई है। मैं दे दूं जवाब? 121 करोड़ की उसमें बेची गई है। आप मुझे इसका ये बताइए कि ये क्यों बेची गई? क्यों? मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि इसके ऊपर कई सारे उत्तराखंडी बेरोजगार होंगे
जो कि आईएमपीसीएल के बेचने से उत्तराखंडी बेरोजगार होंगे, बिल्कुल क्या आप होंगे। कह रहे उसके हैं? अंदर जो उसके अंदर जितने सुनिए, आईएमपीसीएल क्या काम करती थी मैडम, कौन सी दवाई बनाती थी? फार्मास्यूटिकल आयुर्वेदिक क्या दवाई दवाइयां बनाती बनाती थी? थी, दवाई क्या बनाती थी? यूनानी दवाइयां फाइनल बनाती कमेंट थी, आशीष सैनी जी से जिसमें- ले लेती हूँ, माफी कितनी- चाहूंगी कितनी interrupt कर रही हूँ, सेल थी समय उसकी, बहुत पता है कम है, आपको? समय बहुत कम है। आशीष सैनी जी एक फाइनल कमेंट 10 सेकेंड। देखिए मैं आपको बताऊं कि डिफेंस डील को लेकर अमेरिका के साथ जो भी 44,000 करोड़ की डील हुई है, हाँ। इससे पहले 3 लाख करोड़ की एक डील हुई। ये डील पहलगाम हमले के ठीक बाद हुई है। पहलगाम हमले के जो आरोपी है आज तक पकड़ से बाहर है। भारत की सेना हर जगह तैनात है, हर जगह मजबूत है, लेकिन भारत की सेना कब कमजोर होती है? जब हथियारों के डीलर डिफेंस की पॉलिसी तय करने लगे, ठीक है। तब लगता है कि भारत की डिफेंस नीति कहाँ घुटने टेक रही है। और अभी इन्होंने शुरू में मैं एक बात कही थी, मैं भूल गया। इन्होंने कहा कि राहुल गांधी जी पर्चियां लिखकर आए थे, टेलीप्रॉम्प्टर से नहीं आए थे। पढ़े लिखे आदमी पर्ची लिखकर, नोट लिखकर आते हैं। अनपढ़ आदमी की तरह टेलीप्रॉम्प्टर के सामने बैठकर गाल बजाई नहीं करते। नेपाल को चिट्ठी लिख रहे थे वो फोन में ठीक देख है, के। ठीक है। हरीश मैकुरे जी एक फाइनल कमेंट। नहीं, ये आपका आकलन है, ये आपका आकलन रुक है। वीडियो में है वो। रुक जाइए मैकुरे जी। ऐसा है, उत्तराखंड अब 27 में चुनाव नजदीक है, तो सभी राजनीतिक दलों को हम्म, मतलब यदि उत्तराखंड कहीं पिछड़ा है तो हमारी कम से कम तीनों पार्टियां, यूकेडी की भी थोड़ी थोड़ी भागीदार रही है ना दोनों पार्टियों में, जी, तो जी। वो भी जिम्मेदारी है। तो उत्तराखंड यदि पिछड़ा हुआ है तो सब राजनीतिक दलों को इसकी जिम्मेवारी लेनी चाहिए, लेनी भी जी पड़ेगी। जी जी। और दूसरा प्लानिंग करनी छोटा पड़ेगी comment, उत्तराखंड के लिए। गैरसैंड राजधानी स्थापित करें, उत्तराखंड को देवभूमि अधिसूचित करें। हम बोलते ही बोलते हैं, कागजों में कहाँ है? हम्म, तो जब हम मतलब कोई छुट्टी का जियो जैसे शुक्रवार की छुट्टी का जियो जैसे उसमें दिख रहा, सोशल मीडिया में आता रहता है, बिल्कुल। तो सीधे उत्तराखंड को देवभूमि अधिसूचित कर दो उस तरह से। बिल्कुल। क्या इस दिक्कत और है? ये तो देवभूमि है इसकी ही है। जिम्मेदारी सभी राजनीतिक पार्टियों को लेनी चाहिए और इस विषय पर भी ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है। लेकिन फिलहाल 2027 का चुनाव नजदीक है और सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी राजनीतिक जमीन को साधने की कोशिश करने में जुटी हुई है। सभी मेहमानों का कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, जिस तरीके से राहुल गांधी उत्तराखंड आने वाले थे, हालांकि दौरा स्थगित हो गया, वर्चुअली कुछ कार्यक्रमों में संबोधन किया गया, लेकिन अब फिर से वापसी कब होगी एक अपने आप में बड़ा सवाल है, क्योंकि एक क्यूरियोसिटी क्रिएट हो रखी थी कि राहुल गांधी कब आएंगे, किन मुद्दों को साधेंगे, जनता के बीच उनका प्रेजेंटेशन कैसा रहेगा और इससे जनता के बीच कितना प्रभाव पैदा होगा कांग्रेस पार्टी का, ये देखने वाली बात रहेगी। फिलहाल इस मुद्दे पर फिर होगी चर्चा। तब तक के लिए नमस्कार।